सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू टारगेट जीएस 23 बैच। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। ये वीडियो हम लोग का अनुपात और समानुपात का तीसरा लेक्चर होने जा रहा है। इसके पिछले वीडियो में हम लोग लगातार 2 वीडियो में अनुपात के बारे में डिस्कस किए थे और उन दोनों वीडियो में अनुपात यानी कि रेशियो को पूरा डिटेल डिस्कशन के साथ होली कंप्लीटली हम लोग उसको डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूँ कि अनुपात वाला वीडियो आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं और वो कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो चुका है। अगर आप लोगों को अनुपात में थोड़ा सा भी डाउट होगा, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होगा, तो इस लेक्चर को समझने में थोड़ा सा आप लोगों को परेशानी होगा, थोड़ा क्या बहुत परेशानी होगा, क्योंकि समानुपात पूरी तरीके से अनुपात वाले कॉन्सेप्ट पे टिका हुआ है। तो अगर आप लोगों ने अनुपात वाला कॉन्सेप्ट नहीं देखा है, अगर अनुपात वाला कॉन्सेप्ट में आप लोगों को थोड़ा भी डाउट है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गो एंड क्लियर ऑल द डाउट रिगार्डिंग टू रेशियो। यानी कि सबसे पहले आप लोग अनुपात वाले चैप्टर को ओपन करिए, उस कॉन्सेप्ट को, उस वीडियो को ओपन करिए और अनुपात वाला पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। जैसे ही अनुपात वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, अनुपात वाला चैप्टर जैसे ही कंप्लीट हो वो टॉपिक, उसके बाद आप लोग देखना शुरू करिए समानुपात के बारे में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे समानुपात के बारे में और हम कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम लोग का समानुपात वाला कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। हो भी जाएगा, बहुत लंबा टॉपिक नहीं है ये। इसमें हम लोग इतना डिस्कशन करने वाले हैं। पहले देखेंगे कि समानुपात होता क्या है, यानी कि समानुपात के बारे में परिभाषा किसे कहते हैं समानुपात। उसके बाद से समानुपात के बारे में कुछ विशेष पॉइंट है, जिसमें पहला है निरंतर समानुपात यानी कि कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है। समानुपात को इंग्लिश में हम लोग प्रोपोर्शन बोलते हैं, जो ऊपर मैं यहाँ ऑलरेडी लिख चुका हूँ। तो निरंतर समानुपात यानी कि कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है। उसके बाद देखेंगे मध्य समानुपाती। ये निरंतर समानुपात के अंदर छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में मीन प्रोपोर्शन। उसके बाद तृतीय समानुपाती यानी कि थर्ड प्रोपोर्शन, फिर चतुर्थ समानुपाती यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शन, और उसके बाद समानुपात का एक नियम है, एक रूल है, जो कैसे काम करता है हम लोग वही देखेंगे। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता दूं कि इस पिछले वीडियो में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं सॉल्व करने के लिए दिया हुआ था, जिस पर शिवम चौरसिया का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करके मेरे पास वो भेजा है, जिसमें लगभग 12 से 15 क्वेश्चन वो सॉल्व किया था, जिसमें से 3 क्वेश्चन में मुझे कुछ प्रॉब्लम दिखा है। तो उसको मैं वहाँ तो ऑलरेडी मैं रिप्लाई कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे हम लोग इन तीनों क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर उसने क्या मिस्टेक किया है। और ये बात मैं आप लोगों से सबसे बोला था कि भैया यहाँ पे जो भी मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन देता हूँ, उन प्रैक्टिस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, मेरे पास सेंड करिए, मैं उसको सॉल्व करके या जो भी चेक करना होगा मैं चेक कर लूँगा। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, आप लोग सारा क्वेश्चन लगा पाते हैं। तो आप लोगों ने अगर कोई क्वेश्चन मेरे पास नहीं भेजा तो मैं यही मान के चलूँगा कि आप लोगों को सारा कॉन्सेप्ट आ रहा है, आप लोग हर एक कॉन्सेप्ट में पूरा पकड़ अपना बना रहे हैं। सॉरी, अगर नहीं कॉन्सेप्ट में पकड़ बन पा रहा है, थोड़ा भी अगर डाउट रह रहा है, तो फिर आप लोग हमसे निडर पूछ सकते हैं। इन 3 क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में पहला बोल रहा है कि 10.5% यानी कि 10.5% को बदलना है दशमलव भिन्न में। उसका आंसर आया था 1.05, जो कि गड़बड़ है, गलत है। क्या गलत है देख लेते हैं। तो पहले हम लोग इसी से स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर है 10.5 को दशमलव भिन्न में बदलना। बदलते कैसे हैं, तरीका क्या है? प्रतिशत का मतलब मैं बताया था बटा 100, याद आ रहा है सबको? तो बस हम लोग कर देंगे 10.5% है, तो इसको हम कर देंगे 10.5 बटे 100। क्लियर? उसके बाद में आप लोग को उसी वीडियो में एक बात बताया था कि अगर भाग होता है उस केस में दशमलव बाएं तरफ सरकता है, और अगर गुणा होता है उस केस में दशमलव दाहिने तरफ सरकता है। ये बात सबको याद आ रहा है। यहाँ पे हम लोग का बटा का मतलब भाग हो रहा है, तो अगर भाग होगा तो दशमलव कहाँ जाएगा? बाएं तरफ जाएगा। और अगर दशमलव बाएं तरफ जाएगा, इसका मतलब दशमलव को हम लोग को इधर टपाना पड़ेगा। कितना अंक टपेगा? जितना जीरो है। 2 जीरो है तो 2 अंक दशमलव को हम बाएं तरफ खिसका देंगे। तो होगा क्या? अगर हम दशमलव यहाँ से हटा दें तो ये संख्या क्या बन जाएगा? 105। दशमलव हमारा 0 और 5 के बीच में था, तो ये टप के यहाँ से 1 और 2 अंक टपेगा, यानी कि सबसे किनारे बाएं तरफ आ जाएगा यहाँ पे। और आप लोग को मैं उसी वीडियो में बताया था कि अगर दशमलव सबसे बाएं तरफ आ जाए तो पड़ोसी बिना रह नहीं पाएगा, उसको एक पड़ोसी देना पड़ेगा, उसका एक दोस्त देना पड़ेगा। तो उसका दोस्त कौन बनेगा? 0। तो 0 के साथ इसको चिपका देंगे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 0.105। जो इस बाबू का यहाँ पे गड़बड़ हुआ था, तो यहाँ पे वो क्या किया था कि सिंपल 100 से भाग करके 0.1 ही सरकाया था। लेकिन 0 जब 2 है तो हमें 2 अंक सरकाना पड़ेगा। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इतना मिस्टेक होगा। लेकिन यहाँ पे जितना मिस्टेक करना है यहीं आप मिस्टेक कर लीजिए। वहाँ पे जाके जो मेन हम लोग का एग्जाम होने वाला है वहाँ मिस्टेक नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपको जितना मिस्टेक करना है पहले तो कोशिश करिए कि मिस्टेक न हो। अगर हो भी जाता है तो मैं यहाँ पे सुधारूंगा जितना सुधर सके। उसके बाद हम लोग मिलेंगे अपने वहाँ पे एग्जाम पे, तो वहाँ देखेंगे कोई प्रॉब्लम वहाँ तो नहीं होगा। अब हम लोग का अगला जो क्वेश्चन है वो है 10.5%। यही क्वेश्चन सेम टू सेम मैं दिया था, इसी को दशमलव भिन्न में भी बदलना था, साधारण भिन्न में भी बदलना था। इसमें भी कुछ गड़बड़ी है। वो गड़बड़ी क्या है इसको मैं यहाँ नोट करता हूँ। दूसरा नंबर 10.5%। फिर भिन्न में बदलने के लिए भी हम क्या करते हैं? 100 से भाग करते हैं, यानी बटा 100 लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा? 10.5 बटा 100।
अब वो किया क्या था कि इसी पर वो छोड़ दिया था आंसर, लेकिन इसको हम लोग यहाँ पे आंसर नहीं छोड़ेंगे। आंसर इसलिए नहीं छोड़ेंगे क्योंकि मैं आप लोग को बताया था भिन्न में कि भिन्न होता क्या है कि जब भी हम भिन्न में बदलते हैं साधारण भिन्न में, तो ऊपर भी कोई एक हमारे पास पूर्ण संख्या होता है, नीचे भी हमारे पास कोई एक पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्या का मतलब नीचे जीरो को छोड़ के संख्या होगा, क्योंकि पूर्ण संख्या में जीरो भी आ जाता है। तो आप लोगों को मैं साधारण भिन्न वाले चैप्टर में बताया था कि भिन्न में हमेशा ऊपर भी कोई संख्या होगा, नीचे भी कोई संख्या होगा, लेकिन उन दोनों संख्याओं में दशमलव नहीं होता है। तो साधारण भिन्न में अगर आप लोग का आंसर बाई चांस आ भी रहा है कि अंश और हर किसी में दशमलव मिल जा रहा है गलती से, तो वहां से दशमलव को हटाएंगे। अब दशमलव को, किसी भी संख्या से दशमलव को हटाने का, दशमलव को गायब करने का तरीका क्या है कि आप दशमलव को दाहिने तरफ सबसे किनारे ठेल लीजिए। क्लियर है? याद रखिएगा, दशमलव अगर आप बाएं तरफ सरकाएंगे तो बाएं तरफ अगर किनारे दशमलव आ भी जाता है तो फिर उसका मान होगा, जैसे यहाँ पे हम लोग का आया हुआ था। अगर हम लोग को दशमलव यहाँ से खत्म करना है तो खत्म करने के लिए हमेशा कहाँ ले जाना पड़ेगा? दाहिने। याद रखिए, दशमलव को खत्म करने के लिए कहाँ ले जाएंगे? दाहिने तरफ। तो इस दशमलव को दाहिने तरफ ले जाएंगे। दाहिने तरफ कितना दाहिने ले जाएंगे? तो सिर्फ एक ही अंक है दाहिने तरफ। अगर एक अंक है तो आप क्या करिए, एक के बाद एक जीरो बढ़ाइए। क्या संख्या हो जाएगा? 10। 10 से इन दोनों में गुणा कर लीजिए तो क्या मिलेगा? 10.5 बटे 100। यहाँ भी 10 से गुणा और यहाँ भी 10 से गुणा। ये गुणा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ का दशमलव खत्म हो सके। जैसे ही 10 से गुणा करेंगे ये दशमलव चला जाएगा किनारे तरफ, और सबसे दाहिने किनारे तरफ दशमलव का कोई मान नहीं होता है, तो ये संख्या हो जाएगा 105। और नीचे क्या हो जाएगा? 100 में 10 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? 1000। कटने वाला है, काट दीजिए। ये 5 से जाएगा 21 बार में, ये 5 से जाएगा 200 बार में। तो हमारा आंसर क्या मिल जाएगा? 21/200। क्योंकि हम लोग को ये संख्या साधारण भिन्न में चाहिए था, तो ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा, क्योंकि अब कुछ कटने वाला है नहीं इसमें। उसके बाद थर्ड जो क्वेश्चन है वो है 0.0025, इसको बदलना था प्रतिशत में, और प्रतिशत में बदलने के बाद उसका आंसर आया हुआ था 4%, यानी कि 4%। अब ये गड़बड़ क्या है, इसमें गड़बड़ी क्या है देख लेते हैं इसको। तो 0.0025 यानी कि ये किस में है? दशमलव भिन्न में है। और दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या तरीका था? मैं आप लोग को बताया था कि जब भी दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो सबसे पहले दशमलव भिन्न को किस में ले जाएंगे? साधारण भिन्न में। उसके बाद आ जाएगा किस में? प्रतिशत में। तो दशमलव भिन्न को पहले ले जाएंगे साधारण भिन्न में। कैसे जाएगा? तो करने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले दशमलव को अगर यहाँ से हम गायब कर दें तो क्या बन जाएगा? केवल 25। क्योंकि अगर दशमलव हम गायब करते हैं तो बाएं तरफ जीरो का कोई मान होता नहीं है, तो केवल 25। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। और बटे उसके बाद अपने पास से 1 लगाते हैं और देखते हैं कि दशमलव के दाहिने कितने अंक हैं। 1 2 3 4, तो 4 जीरो लगा देंगे। 1 2 3 4, क्या हो गया? 25/10,000। ये हो गया हम लोग का साधारण भिन्न। और जैसे ही साधारण भिन्न में हुआ उसको हम लोग किसमें बदलेंगे? प्रतिशत में। और साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलने का तरीका क्या है? 100 से गुणा। तो सिंपल आप क्या करिए, इसमें 100 से गुणा कर दीजिए। 100 से जैसे ही गुणा करेंगे इस 100 से ये 2 जीरो उड़ जाएगा, क्या बचेगा? 25/100। और 25/100 का मतलब 2 अंक दशमलव बाएं। तो जैसे 2 अंक दशमलव बाएं आएगा, दशमलव लग जाएगा 25 के पहले, और जैसे ही पहले लगा हमें एक पड़ोसी देना पड़ेगा, इसका दोस्त, क्योंकि बाएं तरफ कोई नहीं है, तो कौन आ जाएगा? 0। हमारा आंसर क्या बन जाएगा? 0.25। और चूंकि हमको चाहिए था किसमें? प्रतिशत में, तो यहाँ लग जाएगा हम लोग का परसेंट। ये होगा हम लोग का फाइनल आंसर। तो देख लो, यहाँ पे 4% आया था, जो गड़बड़ था। अब तीनों का आंसर यहाँ आ चुका है। तो ये रहा हम लोग का पिछले वीडियो का जो भी डाउट है वो क्लियर हो चुका है। चलते हैं हम लोग देखते हैं समानुपात का। तो बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए अब हम लोग देखते हैं आज का अपना मेन टॉपिक, जो कि है समानुपात। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये समानुपात क्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या का आंसर देखेंगे। तो समानुपात होता क्या है? सबसे पहले मैं यहाँ हेडिंग नोट कर लेता हूँ। समानुपात इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शन। तो समानुपात का मतलब क्या होता है? अगर सिंपल आपसे कोई समानुपात का मतलब पूछे तो आप क्या बताएंगे? यदि 2 अनुपात समान हो तो उन्हें क्या कहते हैं? समानुपात कहते हैं। समानुपात कहते हैं। और अगर आप इस शब्द को, समानुपात शब्द को ही अगर आप ध्यान से देखें तो शब्द किस किस से मिलकर बना हुआ है? समानुपात यानी समान प्लस अनुपात, यानी कि किससे किससे मिलकर बना हुआ है? समान प्लस अनुपात। और समान का मतलब क्या होता है? बराबर। और अनुपात मतलब अनुपात, वही जो इसके पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे। तो समान अनुपात यानी कि अगर 2 अनुपात आपस में बराबर हो जाए तो हम बोलेंगे कि वो क्या है? समानुपात है। क्लियर है? ये थोड़ा हम लोग का परिभाषा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक हमारे पास 2 समानुपात है, 2 अनुपात है। जैसे एक है 2 संबंधे 4 और एक है 5 संबंधे 10। क्लियर?
अगर आप इसका अनुपात निकालें तो ये भी अंत में हम लोग को एक संबंध 2 देगा, ये भी अंत में हम लोग को एक संबंध 2 देगा, यानी कि ये भी अनुपात आता है 1:2, ये भी आता है 1:2। तो अगर इन 2/4 और 5/10 यानी कि 2 और 4 के अनुपात और 5 और 10 का अनुपात अगर दोनों मान बराबर आता है तो हम क्या बोलेंगे कि 2:4 और 5:10 ये दोनों क्या है, समानुपात है। अब समानुपात को हम दर्शाते कैसे हैं, तो दर्शाने का तरीका हम देख लेते हैं। तो यहां से एक बात तो क्लियर हो गया कि जिस तरीके से अनुपात में हमारे पास 2 पद होता था ए और बी, यानी कि जिसका अनुपात जिससे चाहिए, यानी कि 1/के के ऊपर 1/के के नीचे, यानी कि अनुपात में हमारे पास कुल कितने पद होते थे, 2 पद। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे समानुपात में हमारे पास कितने पद होंगे, 4 पद। क्लियर, क्योंकि हमारे पास यहाँ 2 अनुपात होने वाला है, उन्हीं दोनों अनुपात को हम बराबर दिखाएंगे ताकि वो क्या हो पाए, समानुपात हो पाए। तो अगर एक अनुपात में 2 पद, तो हम यहाँ 2 अनुपात का बात कर रहे हैं, यानी कि हमारे पास यहाँ कितने पद होंगे, 4 पद। यानी कि एक बात हमारा क्लियर हो चुका कि इस समानुपात में हमारे पास हमेशा 4 पद होंगे। क्लियर। अब इन चारों पद को अगर हम मान लें कि एक ए है, एक बी है, एक सी है और एक, ये मान रहा हूं मैं, अंत में हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक नंबर होगा, संख्या होगा, लेकिन तत्काल हम मान के चलते हैं कि जो चारों पद है वो ए बी सी और डी है। तो अगर ए बी सी और डी, अगर इन चारों को हम अनुपात में, इन चारों को अगर हम समानुपात में दिखाएं तो कैसे दिखाएंगे, एक अनुपात हम ए बी का लेंगे, ए अनुपात बी, एक अनुपात हम सी का लेंगे, और अगर ये दोनों अनुपात बराबर हैं तो ये क्या होंगे, समानुपात। और समानुपात का चिन्ह क्या होता है, 2 बार अनुपात। क्लियर। तो अनुपात 1:2 अनुपात, ये हो गया हम लोग का समानुपात का चिन्ह। तो ऐसे हम लोग दिखाते हैं, जैसे हमारे पास अगर समानुपात होगा तो समानुपात में 4 पद होंगे, चारों पद को पढ़ेंगे कैसे, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। क्लियर है यहाँ तक। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक बार और देख लीजिए, समानुपात का परिभाषा हम लोग का क्या था, यदि 2 अनुपात आपस में समान हो जाए, क्योंकि हम लोग शब्द से यहाँ लिखे थे कि समान प्लस अनुपात, यदि 2 अनुपात हम लोग का समान यानी कि बराबर हो जाए तो हम बोलेंगे कि वो दोनों क्या है, समानुपात है। और समानुपात होने का मतलब कि समानुपात में कम से कम 4 पद होने चाहिए, क्योंकि हम यहाँ 2 अनुपात का बात कर रहे हैं। और जैसे ही 2 अनुपात होंगे तो हमारे पास पद कितने हो जाएंगे, 4 पद। और इन चारों पद को लिखेंगे कैसे, एक एक करके लिख लेंगे। शुरुआती 2 और लास्ट वाले 2 ये दोनों अनुपात में होंगे, इन दोनों को अनुपात में कर देंगे। और चूंकि ये दोनों अनुपात आपस में बराबर है इसलिए हम इनको दिखाएंगे समानुपात, और समानुपात का चिन्ह के लिए 2 बार अनुपात का चिन्ह लगा देते हैं। क्लियर है यहाँ पर। अब चलिए, इसमें एक चीज एक्स्ट्रा चीज यहाँ जानने को है, वो क्या है, जब भी हमारे पास कोई समानुपात होगा तो समानुपात में हमेशा 4 पद होंगे, ये बात अब तक क्लियर हो चुका है। इन चारों पद में सबसे बाएं तरफ और सबसे दाएं तरफ, इन दोनों पदों को हम बोलते हैं कौन से पद, बाह्य पद। बाह्य पद, क्योंकि ये दोनों इस समानुपात में बाहर की तरफ है, ये इधर बाहर की तरफ और ये इधर बाहर की तरफ। तो दोनों बाहर वाले यानी दोनों किनारे वाले पद को हम क्या बोलेंगे, बाह्य पद, और दोनों बीच वाले पद को हम क्या बोलेंगे, मध्य पद। मध्य मतलब बीच वाला, तो अगर ये बीच में है इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ये मध्य पद है। क्लियर है यहाँ तक। तो हमारा समानुपात हो गया, समानुपात में 4 पद होते हैं, इस तरीके से दिखाते हैं। और इन दोनों में बाहर बाहर वाले को बाह्य पद बोलते हैं और अंदर वाले को मध्य पद बोलते हैं। अब इसके बाद एक यहाँ पे रूल है, उस रूल को मैं यहाँ लिखता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। मध्य पदों का गुणनफल क्या पता चल रहा है देख के, देखिए ध्यान से। बाह्य पदों का गुणनफल का मतलब कि अगर हमारे पास एक समानुपात है, समानुपात में 4 पद होंगे, चारों पद में कुछ इस तरीके का रिलेशन होगा। इसमें अगर हम बाहर वाले दोनों का आपस में गुणा करें और अंदर वाले दोनों का आपस में गुणा करें तो वो मान हमेशा हम लोग का क्या मिलेगा, बराबर मिलेगा। इसका एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। क्योंकि हम लोग का 2/4 का भी अनुपात 1/2 था, 5 और 10 का भी अनुपात 1/2 था। जैसे ये दोनों अनुपात बराबर हुआ यानी कि 2, 4, 5 और 10 समानुपात हो गए। और समानुपात दिखाने का तरीका क्या है, 2:4 समानुपात 5:10 दिखाने का तरीका यही है। तो इसको हम लोग कैसे लिख देंगे, ये परिभाषा, ये उसका रूल। ये रूल लिखने के बाद आप कॉपी में ये उदाहरण लिखिएगा इस तरीके से। और सॉरी, और इस उदाहरण में बाह्य पद हम लोग का क्या होगा, एक 2 होगा और एक 10 होगा। रूल क्या बोलता है, बाह्य पदों का गुणनफल। बाह्य पद का गुणनफल का मतलब 2 में 10 का गुणा कर लीजिए, 2 × 10
मध्य पदों का गुणनफल, मध्य का मतलब 4 और 5, इसका गुणा कर लीजिए 4 गुणे 5। ध्यान से देखिए 2 में 10 का गुणा करेंगे क्या मिलेगा 20, 4 में 5 का गुणा करेंगे क्या मिलेगा 20, यानी ये दोनों आपस में क्या हो गया बराबर। यही तो हम लोग का रूल था कि जब भी हमारे पास कोई समानुपात होगा, समानुपात में हमारे पास हमेशा 4 पद होंगे। इन चारों पद में दोनों किनारे वाले को हम लोग बोलेंगे बाह्य पद और जो दोनों बीच वाले को हम लोग बोलेंगे मध्य पद। तो बाह्य पद का गुणनफल और बीच वाले पद का गुणनफल हमेशा क्या होगा बराबर होगा, किस में समानुपात में। क्लियर है यहाँ तक? तो आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो हम लोग अब तक क्या देखे, समानुपात क्या है, समानुपात का एक रूल देखे, उसके बाद हम लोग एक एग्जाम्पल देखे और इसका एक हमारे पास रूल था। वो रूल क्या था कि बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल हमेशा बराबर होता है। इसका हम लोग इसी के बेस पे एग्जाम्पल एग्जैक्ट जैसे है वैसे अपने कॉपी में इसको नोट कर लीजिए। सबसे पहले यहाँ परिभाषा करके, अच्छा इंग्लिश वालों के लिए मैं परिभाषा बोल देता हूँ, मुंह से ध्यान से सुन लीजिए। प्रोपोर्शन है, हेडिंग हम लोग करेंगे प्रोपोर्शन। डेफिनेशन क्या लिखेंगे, इफ 2 रेशियोज आर इक्वल। क्लियर है? अगर 2 अनुपात बराबर हो, इफ 2 रेशियोज आर इक्वल देन वी से दैट दिस रेशियोज आर इन प्रोपोर्शन। क्लियर है? या फिर और आसान बना देते हैं, इफ 2 रेशियोज आर इक्वल देन दे आर सेड टू बी प्रोपोर्शन। क्लियर है? इफ 2 रेशियोज आर इक्वल देन दे आर सेड टू बी प्रोपोर्शन। ये हो गया इंग्लिश में डेफिनेशन। और हिंदी का डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है, ये भी इंग्लिश में ही लिखेंगे। इसको हम लोग एक्सटर्नल या फिर एक्सटर्नल टर्म बोल देंगे और इसको इंटरनल टर्म बोल देंगे। क्लियर है? और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सटर्नल टर्म्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म्स। इसको हम लोग बोलेंगे मीन टर्म मध्य पद। आगे आने वाला है, अभी हम लोग यहाँ देखेंगे मध्य समानुपाती में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसको नोट करिए, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो अपना है वो है निरंतर समानुपात। तो नोट कर लेते हैं यहाँ पे निरंतर समानुपात। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो सबसे पहली बात कि ये होता क्या है इसको समझते हैं कि निरंतर समानुपात आखिर होता क्या है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका एग्जांपल। तो देखिए निरंतर समानुपात का मतलब कि यदि 3 पद ए बी और सी समानुपात में हो तो इन्हें हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, निरंतर समानुपात है। क्लियर है? चलिए यहां से एक बात क्लियर हुआ, याद करिए पीछे का कि हम लोग अनुपात में क्या देखे थे, अनुपात में 2 पद होता था। समानुपात हम लोग क्या देखे, 4 पद होता था। लेकिन यही अनुपात अगर 3 पद में हो जाए तो उसे हम क्या बोल देंगे, निरंतर समानुपात। क्लियर है? यानी कि निरंतर समानुपात में हमारे पास कितने पद होते हैं, मात्र 3 पद होते हैं। इसको हम लोग दिखाएंगे कैसे। एक बात और याद रखिए कि जैसे ये लेक्चर स्टार्ट हुआ था, इस लेक्चर में जब मैं समानुपात समझा रहा था उस समय आप लोगों से बोला था कि जब भी बात समानुपात का होगा उसमें कम से कम कितने पद होने चाहिए, 4 पद होने चाहिए। ये बात मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ। लेकिन यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 3 ही पद है, तो इसको हम लोग दिखाएंगे कैसे। टेंशन यहाँ पे है। देखिए हमारे पास चाहिए कितने पद, 4 पद चाहिए, है कितना, 3 पद। तो अगर ये तीनों पद समानुपात में है तभी तो ये निरंतर समानुपात है, क्योंकि निरंतर समानुपात होने के लिए पहली बात कि समानुपात में तो होना जरूरी है। अब समानुपात कब होगा, जब तक 4 पद होगा नहीं तब तक समानुपात होगा नहीं। तो इसमें 4 पद कैसे आएगा, देखिए ध्यान से। एक हमारा है ए, एक है बी, एक है सी। इनको समानुपात में दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, एक चीज और पहले वो समझ लीजिए। जैसे हमारे पास यहाँ कितने पद हैं, 3 पद। ये तीनों पद किसमें है, निरंतर समानुपात में। जब भी बात आएगा निरंतर समानुपात का तो इसमें बीच वाले पद को हम लोग क्या बोलते हैं, मध्य समानुपाती। और ध्यान से देखिए इस कंटेंट में आपको कहीं दिख रहा है मध्य समानुपाती। मैं आप लोगों से बोला था शुरू में ही कि जो हम लोग का निरंतर समानुपात है इसी में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आएगा मध्य समानुपाती का। क्लियर? तो निरंतर यहाँ पे है मध्य समानुपाती। जब भी हमारे पास 3 पद आपस में निरंतर समानुपात हो, यानी कि अगर 3 पद निरंतर समानुपात में है, इसका मतलब कि जो बीच वाला पद है वो क्या कहलाएगा, मध्य समानुपाती। अगर भूलता है कि इन तीनों में कौन मध्य समानुपाती है तो इस बात से आप याद रखिएगा, मध्य मतलब क्या होता है, बीच वाला। तो मध्य बीच वाला यानी कि बीच वाला हमारा क्या होगा, मध्य समानुपाती। यहाँ तक बात स्पष्ट है। अब इसको हम लोग किस तरीके से दिखाएंगे समानुपात में उसको समझते हैं। हमारे पास 3 पद हैं ए, बी और सी। इन तीनों को दूर दूर लिख लीजिए, ए, बी और सी। हम क्या करेंगे, इस बीच वाले को डबल कर देंगे। डबल करने का मतलब कि जो मध्य समानुपाती है उसको 2 बार कर देंगे। 2 बार करने का मतलब ये बी
ए के साथ भी जाएगा, ये बी सी के साथ भी जाएगा। किस तरीके से जाएगा? ए बी बी और सी, यानी कि एक बी ए के साथ, एक बी सी के साथ, यहाँ अनुपात का चिन्ह, यहाँ पे समानुपात का चिन्ह, यहाँ पे फिर अनुपात का चिन्ह। याद करिए हम लोग समानुपात में कैसे पढ़े थे कि दो पद का अनुपात अगर ये दोनों अनुपात आपस में बराबर है तो इसको हम लोग क्या बोल दे रहे थे? समानुपात। दिख गया समानुपात में? सुनिए ध्यान से जब भी बात हमारी निरंतर समानुपात की आएगी तो एक बात आप याद रखिएगा कि निरंतर समानुपात तभी होगा जब उसमें तीन पद आपस में क्या हो? समानुपात में हो। जैसे ही तीन पद समानुपात में होंगे हम उसको क्या बोल देंगे कि ये भैया किस में है? निरंतर समानुपात में है। जैसे ही बात निरंतर समानुपात की आएगी बीच वाला हमारा क्या कहलाएगा? मध्य समानुपाती। मध्य समानुपाती ही दो बार हो गए, एक बार पहले पद के साथ जाता है, एक बार दूसरे पद के साथ जाता है। तो एक बार होगा ए अनुपात बी, फिर समानुपात बी अनुपात सी। यहाँ तक बात एकदम क्लियर है। अब इस पर हमारा क्वेश्चन कैसे आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है। इस पर क्वेश्चन कैसे आएगा उससे पहले आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसी भी दो पदों में यानी कि ए और सी का मध्य समानुपाती ज्ञात कीजिए। यानी कि आप लोग से क्वेश्चन कुछ ऐसा, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं अभी समझाऊंगा पूरा, इसका एक फॉर्मूला बनेगा, उस पर क्वेश्चन लगाएंगे। अभी थोड़ा ध्यान से समझिए, थोड़ा सा इत्मीनान से, थोड़ा शांति रख के, पेशेंस के साथ। ए और सी का मध्य समानुपाती क्या है अगर हमें ये ज्ञात करना हो तो हम क्या कर लेंगे? ए और सी का मध्य समानुपाती हमारा क्या है? बी। यानी कि अगर हम किसी जुगाड़ से इस बी का वैल्यू फाइंड आउट कर लें, अगर इस बी का वैल्यू हम निकाल लें तो हमें मिल जाएगा कि ए और सी का मध्य समानुपाती क्या है। बात एकदम क्लियर है। अब ये निकलेगा कैसे उसको हम लोग देखते हैं। तो निकालने का तरीका क्या है, इसको हल करिए। यहाँ पे हम लोग का क्या है? ए अनुपात बी। अनुपात का मतलब क्या होता है? बटा। शुरू में ही पिछले वीडियो में भी हम लोग देखे थे। तो ए अनुपात बी का मतलब ए बटे बी। क्लियर है। समानुपात का मतलब क्या होता है? बराबर। बी अनुपात सी का मतलब बी बटे सी। ये बात सबको क्लियर है। उसके बाद आप कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि तिर्यक गुणा। इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर, सबको मालूम है। गुणा करेंगे तो b में b का गुणा होगा, क्या आएगा? बी स्क्वायर बराबर a में c का गुणा होगा, क्या आएगा? ac। यानी कि b का वैल्यू हम लोग को क्या मिलेगा? अंडर रूट ac। b का मान क्या मिल गया? अंडर रूट ac। यानी कि जब भी हम लोगों को किसी भी दो पद का मध्य समानुपात पूछेगा तो हम क्या करेंगे? उन दोनों का गुणा करके उस पर रूट चढ़ा देंगे। सिंपल फॉर्मूला है। यानी कि जब भी दो पदों का हमसे मध्य समानुपाती पूछेगा हम उन दोनों का गुणा करेंगे, दोनों को रूट में डाल देंगे। रूट में डालने का मतलब उनके गुणनफल का क्या निकालेंगे? वर्गमूल। एकदम बात क्लियर है। अब इस पर एक एग्जांपल लगा के देख लेते हैं। एक एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ। एग्जांपल में क्या होगा, जैसे मैं क्वेश्चन यहाँ लिखता हूं कि 4 और 9 का मध्य समानुपाती आप निकाल दीजिए। मध्य समानुपाती यही आपसे पूछा जा रहा है कि 4 और 9 का भैया मध्य समानुपाती क्या होगा, अब बता दीजिए। तो 4 और 9 का मध्य समानुपाती क्या होगा, तो हम लोग मान लेते हैं कि मध्य समानुपाती किससे निकलता है? बी से निकलता है। फॉर्मूला हम यही लगाएंगे। इसमें हम क्या करेंगे? हर बार ध्यान से देखिए, जैसे ही हम लोग का ए और सी का अनुपात मध्य अनुपाती निकाले थे तो यहाँ दिया था ए और सी का, यहाँ दे रखा है 4 और 9 का। तो ए के जगह पे क्या है? 4 और सी की जगह पे क्या है? 9। यानी कि इसको हम मान लेंगे कि ये ए का वैल्यू है, इसको मान लेंगे सी का वैल्यू है, और जो मध्य समानुपाती हमारा आएगा वो किसका वैल्यू मिलेगा? बी का वैल्यू। तो जो हम लोग का मध्य समानुपाती मिलेगा वो फॉर्मूला क्या काम करेगा? बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए सी। और अंडर रूट ए सी कहने का मतलब कि ए इंटू सी, क्योंकि जब कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा होता है, ये बात सबको मालूम है। अब हम क्या करेंगे? इसी में ए के जगह पे पहला वैल्यू, सी के जगह पे दूसरा वैल्यू। तो अंडर रूट ए के जगह पे 4 गुणे सी के जगह पे 9। 4 9 36 और 36 बाहर निकल के क्या होता है बताइए फटाफट? 6। तो बी का मान क्या हो गया? 6। यानी कि 4 और 9 का मध्य समानुपाती हमारा क्या होगा? 6। क्लियर है। अब अगर आपको ये डाउट है कि हमारा क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व किए हैं वो सही है या कुछ गड़बड़ है, तो उसको जांच करने का तरीका क्या है इसको ये भी मैं बता देता हूं। जांच कैसे करेंगे? जैसे हमारा एक संख्या है 4, एक संख्या है 9, इन दोनों को किनारे किनारे लिख लीजिए, 4 और 9। मैं शुरू में बताया था कि समानुपात में सबसे किनारे वाले को बाह्य पद बोलते हैं, बीच वाले को मध्य पद। तो जो ए और सी है ये दोनों बाह्य पद बन जाएगा, और जो बी का वैल्यू आया है इसको मध्य पद बना दीजिए। और अभी मैं आपको बताया था कि बी को 2 जगह लिखते हैं, तो यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ अनुपात, यहाँ बराबर और यहाँ अनुपात। अब
इसको लिख के बस आप ये चेक कर लीजिए कि क्या ये और ये अनुपात में है कि नहीं है। अगर ये दोनों अनुपात में है इसका मतलब हम लोग का ये सही है। क्लियर है? चेक कर लेते हैं। ये होगा 4/6, ये होगा 6/9, ये जाएगा 2 से 2 बार में, ये जाएगा 2 से 3 बार में। यहाँ क्या आ गया 2/3। यहाँ क्या मिलेगा 3 से 2 बार में, 3 से 3। यहाँ क्या मिला 2/3। अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों का दोनों वैल्यू सेम है। इसका मतलब कि जैसे ही हम लोग का b का मान हम मध्य समानुपाती निकाले, मध्य समानुपाती यहाँ भरने पर इसका वैल्यू एकदम सही आ रहा है। इसका मतलब कि जो वैल्यू b का हम लोग लाए थे वो ठीक है। क्लियर है? तो ये आप लोग को लिखना नहीं है, ये मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। आप लोग को लिखना बस यहाँ तक है कि जो हम लोग का एग्जाम्पल था कि 4 और 9 का मध्य समानुपाती होता क्या है, कैसे निकालते हैं। यहाँ तक बात एकदम क्लियर है। एक मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देता हूँ इसी पर। वो क्वेश्चन क्या ले लेते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन, PQ प्रैक्टिस क्वेश्चन। हम लोग को क्या निकालना है, मध्य समानुपाती निकालना है। तो मध्य समानुपाती हम लोग लेते हैं, किसका ले लिया जाए, ले लीजिए 8 और 18 का मध्य समानुपाती, और दे दूं, क्या ले लिया जाए, एक ये हो गया। एक और कोई भी संख्या ले सकते हैं, जैसे 3 और 27 का मध्य समानुपाती, एक ये हो सकता है। बस इतना ही रहने दीजिए। ये दोनों को सॉल्व करिएगा और आगे का प्रोसेस आप लोगों को मालूम है। तो अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए। परिभाषा ये मेन पॉइंट है। अगर इंग्लिश में लिखना हो तो आप क्या लिख सकते हैं कि इफ ए बी एंड सी आर इन प्रोपोर्शन, बस इतना लिखना है। इफ ए बी एंड सी आर इन प्रोपोर्शन देन वी विल से दैट ए बी सी आर कांस्टेंट प्रोपोर्शन, एंड इफ ए बी सी आर कांस्टेंट प्रोपोर्शन देन द मिडिल टर्म यानी कि बी, इफ ए बी एंड सी आर कांस्टेंट प्रोपोर्शन देन B will be termed as मध्य समानुपाती। मध्य समानुपाती का मतलब मीन प्रोपोर्शन। इसका इंग्लिश नेम क्या होता है, मीन प्रोपोर्शन। ये भी मैं लिख देता हूँ इंग्लिश वाला, मीन प्रोपोर्शन। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ये लिख लेंगे। क्लियर है? चलिए, तो अब आप लोगों से क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाएगा, 2 संख्या दे दिया जाएगा, बोला जाएगा कि इसका मध्य समानुपाती ज्ञात कर दीजिए या फिर फाइंड आउट द मीन प्रोपोर्शन ऑफ दिस 2 वैल्यूज। क्लियर है? तो डाउट कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसको नोट करिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, तृतीय समानुपाती देखते हैं। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग का क्या है, तृतीय समानुपाती। इसका सेकंड टॉपिक, सेकंड नहीं ये थर्ड है आई थिंक। यहाँ पे देखिए जरा, इसको मैं क्लियर कर दूँ। ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो हम लोग का थर्ड टॉपिक क्या है, तृतीय समानुपाती। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, तृतीय यानी थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला थर्ड, थर्ड प्रोपोर्शन। ये हो गया इसका इंग्लिश मीनिंग। अब टेंशन है कि भैया ये होता क्या है। हमारा असल सवाल तो ये है कि तृतीय समानुपाती होता क्या है। समझते हैं। अभी जो इसका पहले हम लोग देखे थे, जो हम लोग का था निरंतर समानुपाती, उसी से मिलता जुलता है ये। तो तृतीय समानुपाती का मतलब मैं वही लाइन लिख रहा हूँ। पहले मैं इसका परिभाषा वाला जो मतलब स्टेटमेंट है, जो वाक्य मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। यदि ए बी और सी समानुपात में हो, ये वही लाइन में लिख रहा हूँ जो इसके पहले लिखा था। समानुपात में हो तो सी तृतीय समानुपात या तृतीय समानुपाती कहलाता है। क्लियर? इसी का अगर इंग्लिश वर्जन लिखे तो क्या हो जाएगा, इफ ए बी एंड सी आर इन प्रोपोर्शन then C is called third proportion। ये तो हो गया परिभाषा। अब सर समझ में तो कुछ आ नहीं रहा है तो मत टेंशन लीजिए, समझाना मेरा काम है। समझते हैं। चलिए, अगर हमारा A, B और C यानी कि हमारे पास 3 पद होगा, अगर ये तीनों पद समानुपात में है, जैसे जैसे मान लीजिए हमारे पास एग्जाम्पल के लिए एक संख्या हम ले लेते हैं, कोई भी संख्या हो सकता है, जैसे
2, 3 और 5। अगर ऐसा हम लोग के पास संख्या है 2 संबंधे 3 संबंधे 5, और अगर ये आपस में समानुपात में है, यहाँ संबंध में यहाँ नहीं लिखता हूँ, बस मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2, 3 और 5, अगर ये तीनों आपस में समानुपाती हैं, अगर ये तीनों आपस में समानुपाती हैं, उस केस में हमारा तृतीय समानुपात क्या होगा? तो गिनती गिनिए, पहला, दूसरा, तीसरा। तृतीय का मतलब तीसरा, जो तीसरा है वो हम लोग का क्या हो जाएगा? तृतीय समानुपाती। यानी कि यहाँ पे क्या दे रहा है? यहाँ पे हम लोग का एक है ए, एक है बी, एक है सी। अगर ये तीनों हम लोग का समानुपात में है तो इस केस में जो हम लोग का तीसरा पद होगा यही हम लोग का क्या कहलाएगा? तृतीय समानुपाती। शॉर्टकट में लिखा हूँ तृतीय समानुपाती। यानी कि अगर हम लोग का 3 पद समानुपात में है तो तीसरा पद हम लोग का क्या कहलाएगा? तृतीय समानुपाती। समझ में तो आ गया इसका मतलब जो हम लोग लाइन लिखे हैं। अब असल टेंशन ये है कि हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, तृतीय समानुपाती निकलेगा कैसे? अगर मान लीजिए हमारे पास कोई 2 मान दिया हुआ हो, जैसे ए और बी दे दिया हो, सी निकालेंगे कैसे? असल क्वेश्चन तो ये है। तो एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि जैसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, किस तरीके से हम सी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। तो मान लीजिए कि ए, बी और सी आपस में क्या है? समानुपात में है। जैसे ए, बी और सी आपस में समानुपात में है तो इसके जस्ट पिछले भी जो मैं यहाँ से मिटाया था उसमें मैं क्या लिखा था कि ए, बी और सी अगर समानुपात में है तो हम लोग का 4 टर्म क्या आ रहा था? ए, बी और सी। क्योंकि हम लोग बीच वाले को 2 बार लिख रहे थे, क्योंकि बीच वाले को हम क्या बोलते हैं? सेम वही केस है। जैसे वहां पे ए, बी और सी में इसको मध्य समानुपाती बोलते हैं, वैसे सी को तृतीय समानुपाती बोलते हैं। तो ये तो तृतीय समानुपाती है लेकिन ये तो मध्य समानुपाती है ना। तो जब मध्य समानुपाती है तो मध्य वाले को 2 बार लिखेंगे हम लोग। तो ए, बी, सी, यानी ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी। इस केस में हमको क्या निकालना है? सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब सी का वैल्यू हम फाइंड आउट कैसे करेंगे? वही फॉर्मूला लगाइए, अनुपात का मतलब बटा, तो क्या हो जाएगा? ए बटे बी, समानुपात मतलब बराबर बी बटे सी, फिर त्रिया गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, बी में बी का गुणा, ए में सी का गुणा। तो ए में सी का गुणा होगा तो क्या मिलेगा हम लोग को? ए सी इज इक्वल्स टू बी में बी का गुणा बी स्क्वायर। याद है? ठीक है। हमें किसका वैल्यू चाहिए? सी का। तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये बी स्क्वायर अपॉन ए। यानी कि जब भी हमें सी का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा, फॉर्मूला हम लोग को मिल चुका है। जब भी हमारे पास 3 पद होगा ए, बी और सी, ए और बी का वैल्यू आपको मालूम हो और सी का वैल्यू अगर फाइंड आउट करना हो और केस मालूम हो कि ये तीनों क्या है? समानुपात में है। यानी कि अगर 3 पद आपस में समानुपात में है और अगर वो, ये मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ क्योंकि ये मैं बस समझाने के लिए लिखा हूँ, इसको आप लोग को नोट नहीं करना है। ये कोई जरूरी नहीं है कि 2, 3, 5 आपस में समानुपात में है, वो गड़बड़ भी हो सकता है, बस मैं समझाने के लिए लिखा था। अगर 3 पद ए, बी और सी अगर आपस में समानुपात में है तो तीसरा पद हम लोग का क्या हो सकता है? तृतीय समानुपात होगा। अब जैसे तृतीय समानुपात होगा, हम तृतीय समानुपात फाइंड आउट कैसे करेंगे? तो c इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर बाई ए, यानी c बराबर बी स्क्वायर बटा ए। ये हो गया हम लोग का सूत्र। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन हम लोग लेते हैं 2 और 5 का तृतीय समानुपाती, ये आपको फाइंड आउट करना है। एक मैं करता हूं, फिर आपको मैं 1-2 दे दूंगा प्रैक्टिस के लिए। तो क्या हो सकता है? 2 और 5 का तृतीय समानुपाती। तृतीय समानुपाती में इस बार फिर से हम लोग पहले वाले को ए मान लेंगे, इस वाले को बी मान लेंगे। क्लियर है? जैसे वहां पे हम लोग ए और सी माने थे क्योंकि बी पता करना था, वैसे यहाँ पे हम लोग को पता करना है सी, तो हम एक को ए मान लेंगे, दूसरे को बी मान लेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब वैल्यू फाइंड आउट करिए। हमें किस चीज का वैल्यू चाहिए? सी का। तो सी का वैल्यू होता क्या है? बी स्क्वायर बटे ए। फॉर्मूला सबको मालूम है, यहाँ पे दे रखा है। किस चीज का फॉर्मूला है ये याद रखना है। किसका फॉर्मूला है ये? तृतीय समानुपाती का। जब भी क्वेश्चन में ये पूछे कि 2 और 5 का तृतीय समानुपाती लगाएं या ज्ञात करें तो यही जो हम लोग फॉर्मूला बार बार लगाएंगे। तो सी का वैल्यू क्या मिलेगा? बी स्क्वायर बाई ए। बी स्क्वायर का मतलब, बी का मतलब 5, तो 5 का स्क्वायर बाई ए का मतलब 2। क्या मिलेगा? सी इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 बटे 2। कितने बार में जाने वाला है? 2 से 25 12.5, यानी 12.5। सी का वैल्यू क्या मिला? 12.5। ये रहा हम लोग का तृतीय समानुपात। यानी कि यहां से एक बात और आपको क्लियर हो चुका होगा कि जब भी समानुपात का केस है तो समानुपात में कोई पद दशमलव में भी आ सकता है। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या अगर 3 या 4 पद अगर आपस में समानुपात में है तो क्या ऐसा संभव है कि उसमें से कोई एक पद दशमलव में हो या भिन्न में हो? बिल्कुल संभव है।
कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ हम लोग को दिख रहा है एक वैल्यू हम लोग का दशमलव में आया है। तो ये रहा कि कैसे हम लोग अगर दो पद दिया हो तो तृतीय समानुपाती उनके मदद से कैसे निकालेंगे, तो c बराबर बी स्क्वायर बटे ए से इस तरीके से निकाल लेंगे। क्लियर है। एक क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, ज़्यादा नहीं दूंगा इसमें, बस एक ही क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। यहाँ पे 2 और 5 था। अगला क्वेश्चन हम लोग क्या ले लिया जाए, तो 8 और 12, 8 और 12 के तृतीय समानुपात ज्ञात कीजिए। ये ज्ञात करना है। क्लियर है। ये रहा आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए, अगला जो हम लोग का कॉन्सेप्ट है चौथा नंबर, वो है चतुर्थ समानुपाती। चतुर्थ समानुपाती उसी के जैसा है, ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगने वाला है। अगर तृतीय समानुपाती अगर आपको समझ में आ गया होगा तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। इसका इंग्लिश होगा फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन यानी कि उसी से कुछ मिलता जुलता है। जिस तरीके से वहां पे तृतीय समानुपाती में 3 पद हो रहा था, चतुर्थ समानुपाती में 4 पद होगा। तो मैं लाइन लिखता हूं, यदि वहां ए बी सी था, यहाँ डी बी हो जाएगा। यदि ए बी सी और डी समानुपात में हो, समानुपात में हो, तो इस केस में डी हम लोग का क्या कहलाएगा, चतुर्थ समानुपाती। तो डी चतुर्थ समानुपाती कहलाता है। क्लियर। इसी को अगर इंग्लिश में लिखना हो तो इंग्लिश में हम क्या लिखेंगे, इफ ए बी सी एंड डी are in proportion, then D is called fourth proportion। क्लियर है। अब लिखने का तो लिख दिया गया, समझेंगे कैसे। अब हमारे पास चार पद है हमारे पास, ए बी सी और डी, और ये चारों किसमें है, समानुपात में। तो अगर ये चारों समानुपात में है तो हम क्या लिख सकते हैं, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। ये तो बेसिक चीज़ है जो हम लोग पिछले लेक्चर में भी इसके पिछले पार्ट में हम लोग देख चुके हैं कि समानुपात को कैसे हम लोग दिखाते हैं। अगर 4 पद हो तो शुरुआती 2 को 1 में अनुपात के रूप में और बाद वाले 2 को 1 में। इसी में तो अब गिनिए, चतुर्थ समानुपात है जिसमें चौथा नंबर गिन लीजिए, 1 2 3 4, यानी कि जो आखिरी डी का जो मान है इसी को हम क्या बोलेंगे, चतुर्थ समानुपात। क्लियर है। ये रहा चतुर्थ समानुपाती। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि भैया अब हम इसको निकालेंगे कैसे, हम यहाँ पे डी का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आपसे 3 वैल्यू दे देगा कि ए बी सी आपको मालूम है, आप डी ज्ञात करिए। यानी कि जैसे एक क्वेश्चन दे देगा 2 3 और 4 का चतुर्थ समानुपाती ज्ञात कीजिए, यानी 2 3 4 यानी ए बी सी मालूम है, चतुर्थ समानुपाती यानी डी आपको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे तो उसका पहले फॉर्मूला बना लेते हैं। तो ए बी और सी डी कैसे नोट डाउन करेंगे, ए बटे बी बराबर सी बटे डी। इसको सेम वैसे ही सॉल्व करते चलेंगे। हमें वैल्यू चाहिए डी का, तो अब क्या करिए, तिर्यक गुणा कर दीजिए, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ। ए में डी से गुणा क्या हो जाएगा, ए डी इक्वल टू बी में सी का गुणा बी सी। हमें चाहिए किसका, ए डी का वैल्यू चाहिए। तो डी का अगर हमें वैल्यू चाहिए डी का, तो डी हम क्या लिख सकते हैं, बी सी बटे ए। ये क्या हो गया हम लोग का फॉर्मूला। क्लियर है। तो इसी तरीके से अगर हमें कभी भी 3 पद दिए होंगे, इन 3 पदों में से अगर हमें चौथा पद निकालना हो तो हम क्या करेंगे, डी बराबर बी सी बटे ए का वैल्यू लगा लेंगे, यानी कि बीच वाले दोनों का गुणा कर लेंगे और पहले वाले से भाग कर देंगे। हमेशा यही काम करना है। एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। ये रहा फॉर्मूला, आप लोग का फॉर्मूला आप लोग को मिल चुका है। एक एग्जांपल लेके समझते हैं। एग्जांपल हम लोग किसका ले लिया जाए, वही जो बोला हूं अभी, 2 3 और 4 का चतुर्थ समानुपाती ज्ञात कीजिए।
यानी चतुर्थ समानुपाती आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें चतुर्थ समानुपाती को हम मान लेंगे क्या आ रहा था, डी। चतुर्थ समानुपाती हम लोग को डी से आ रहा था, तो हम मान लेंगे कि जो समानुपाती बनेगा, समानुपात बनेगा वो कैसा बनेगा, 2 3 समानुपात 4 समानुपात डी, कुछ ऐसा केस होगा। यानी कि ये ए का वैल्यू, ये बी का वैल्यू, ये सी का वैल्यू, ये डी, यानी कि जो चतुर्थ हमें नहीं मालूम है वो चौथे स्थान पे होगा, बाकी 2 3 4 कुछ इस तरीके से होगा। यानी कि अगर हमारा चौथा मान मिल जाए तो वो इसी जगह पे जाएगा। ये बात सबको समझ में आ रहा है। अब हमें इसी का मान निकालना है, इसी का हम लोग को वैल्यू निकालना है। फॉर्मूला क्या है डी का हम लोग का, डी इज इक्वल्स टू बी सी बाई ए, डी इज इक्वल्स टू बी सी बाई ए। अब हमें ये बताइए ए बी सी का वैल्यू क्या है, तो पहला हो जाएगा ए का वैल्यू, दूसरा हो जाएगा बी का वैल्यू, ये हो जाएगा सी का वैल्यू, ए डी तो पहले से है। अब मान भर लीजिए, डी इज इक्वल्स टू बी के जगह पे 3 गुणे सी के जगह पर 4 बटे ए के जगह पर 2, क्या मिलेगा, 2 से 4 2 बार में, 3 दूना 6, डी का वैल्यू क्या मिल गया, 6। अब देखिए ध्यान से, हमें डी का वैल्यू 6 मिल गया, यानी कि जो हमारा चतुर्थ समानुपात है वो क्या होगा, 6। अब हम लोग चेक कर लेते हैं क्या ये हम लोग का सही आया है या नहीं आया है। तो आप क्या करिए, इन सेम समानुपात को यहाँ लिखिए, बस डी की जगह पे 6 लिख देना है। तो 2 संबंधे 3 समानुपात 4 संबंधे 6। अब आप चेक करिए कि क्या ये अनुपात और ये अनुपात बराबर है, तो यहाँ मिलेगा 2/3, यहाँ मिलेगा 4/6, इसको काट दीजिए, 2/3 यहाँ भी आ गया, यानी कि 2/3 और 2/3 ये भी बराबर मिल गया। जैसे ये बराबर मिला, इसका मतलब कि जो हमारा मान है वो सही है। तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, तो हम लोग चेक किए हैं। आपको नोट डाउन करना है यहाँ तक कि डी का मान क्या है। क्लियर है यहाँ तक। एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन यहाँ भी क्या लिखा जाए प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए, 12 21 और 12 21 और 8 मजे में है, मजेदार है। चलिए 12 21 और 8 का चतुर्थ समानुपाती ज्ञात करना है। क्लियर है, ये क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। तो ये रहा हम लोग का चतुर्थ समानुपाती, यहाँ तक क्लियर हो गया। चतुर्थ समानुपाती में आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलते हैं हम लोग का जो लास्ट कॉन्सेप्ट है, समानुपात का एक नियम है, उसको देख लेते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग का है समानुपात का एक नियम। यहाँ लिखा गया है बस एक नियम, हम लोग को पढ़ना है। यहाँ पे है 2 नियम, तो मैं नियम पहले यहाँ लिख देता हूँ। नियम ये बोल रहा है कि यदि ए अनुपात बी का मान कुछ दिया हुआ है, जैसे ए अनुपात बी। अब यहाँ ए बी, यहाँ बड़ा लेटर लिखा गया है, यहाँ छोटा लेटर इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये अनुपात का नाम है और ये अनुपात का मान है। यानी कि ए अनुपात बी का कुछ मान आपको अंक में दिया होगा क्वेश्चन में कि ए अनुपात बी का मान 1 संबंधे 3 या 2 संबंधे 5, 3 संबंधे 7, कुछ ऐसा करके मान दिया होगा। तो यदि ए अनुपात बी का कुछ मान दिया हो और साथ में बी अनुपात सी का भी कुछ मान दिया हो, मान लेते हैं कि सी अनुपात डी दिया हुआ है, यानी कि सब मान लीजिए ए बी सी डी ये मान अलग अलग है। तो इस केस में आपसे पूछेगा क्या क्वेश्चन कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान आप ज्ञात कर दीजिए, या आपसे पूछ सकता है कि ए अनुपात सी का मान आप ज्ञात कर दीजिए। इन दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है। तो आपसे ए अनुपात बी का मान देके और बी अनुपात सी का मान देकर आपसे या तो ए अनुपात बी अनुपात सी पूछ देगा या ए अनुपात सी पूछ देगा। तो हम लोग को कैसे निकालना है वो हम लोग देखते हैं। पहले मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ। जब भी आपसे ये पूछा जाएगा कि ए अनुपात बी और बी अनुपात सी का मान आपको दिया हुआ है, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान आप ज्ञात कर दीजिए, तो फॉर्मूला आप क्या लगाएंगे, ए सी अनुपात बी सी अनुपात बी डी, ये होगा हम लोग का पहला फॉर्मूला। और दूसरा फॉर्मूला हम लोग का क्या होगा, ए अनुपात सी का, वो हो जाएगा इसी का किनारे किनारे वाला ए सी और बी डी, ए सी अनुपात बी डी। क्लियर है, ये हम लोग का फॉर्मूला है। इसको आप लोग ज्यों का त्यों जैसा है वैसा नोट कर लीजिए। इंग्लिश वाले क्या करेंगे, यहाँ यदि की जगह पे इफ कर लेंगे, यहाँ देन कर लेंगे, यहाँ एंड कर लेंगे। इफ ए रेशियो बी इज इक्वल टू ए रेशियो बी एंड बी रेशियो सी इज इक्वल टू सी रेशियो डी, देन ए रेशियो बी रेशियो सी विल बी इक्वल टू ए सी रेशियो बी सी रेशियो बी डी एंड ए रेशियो सी विल बी इक्वल टू ए सी रेशियो बी डी। ये हम लोग का फॉर्मूला है। अब हम लोग एक एग्जाम्पल लगाते हैं। एग्जाम्पल मतलब यहाँ हम लोग को ये देखना है कि ये तो रहा हम लोग का फॉर्मूला, इस पर क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा और आप लोग उसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये हम लोग का मेन मुद्दा यहाँ पे है। तो क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन क्या ले लिया जाए, जैसे इफ या यदि
A अनुपात B का मान 2:3 है और B अनुपात C का मान 4:5 है, तो A अनुपात B अनुपात C क्या होगा और A अनुपात C क्या होगा। ये दोनों बात आप लोग से पूछा जा रहा है। यानी क्वेश्चन ये है कि A अनुपात B का मान दिया है, B अनुपात C का मान दिया है, आपको बताना है A अनुपात B अनुपात C क्या होगा और A अनुपात C क्या होगा। यही हम लोग का फाइनल क्वेश्चन है। सॉल्व कैसे करेंगे, तो करने का तरीका, सबसे पहले हम लोग को यहाँ ट्रिक लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। दिमाग ये लगाना है कि पहला अनुपात क्या है, A अनुपात B, मान क्या है, कुछ यहाँ है। दूसरा अनुपात B अनुपात C दिया है, ये मान कुछ यहाँ है। इसमें सबका नाम रख लीजिए ABCD। ऐसे पहले वाले में हो जाएगा AB, दूसरे वाले में हो जाएगा CD। नाम ऐसे आप लिख लेंगे बिना किसी टेंशन का। तो ये हो जाएगा AB, ये हो जाएगा CD। हमारा फॉर्मूला क्या है, A अनुपात B अनुपात C का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे AC रेशियो BC रेशियो BD, ये हम लोग का फॉर्मूला है। अब सिंपल आपको क्या करना है, सबका मान भरते चलना है। A के जगह पे A का मान, C के जगह पे C का मान, B के जगह पे B का मान, ऐसे सारा मान भर दीजिए। तो A का मान क्या है 2 गुणे C के जगह पर 4, ये हो गया AC अनुपात B के जगह पर 3 गुणे C के जगह पर 4 अनुपात B के जगह पर 3 गुणे D के जगह पर 5। कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। अब आएगा क्या, 4 में 2 से गुणा 8, 4 में 3 से 12, 5 में 3 से 15, हम लोग का फाइनल आंसर। क्लियर, मजेदार है एकदम, बिना किसी टेंशन का। फिर एक बार ध्यान से सुन लीजिए, करेंगे क्या एक हम लोग का है A अनुपात B का मान, एक है B अनुपात C का मान। A अनुपात B में जो भी अनुपात है और B अनुपात C में नाम हम कर लेंगे ABCD क्रम से। ऐसा नहीं कि A इधर B इधर C इधर उधर नहीं लिखेंगे, लाइन से लिखेंगे ABCD। बात एकदम क्लियर है। उसके बाद हम वैल्यू निकालेंगे, फॉर्मूला लिख के फॉर्मूला में जो भी लेटर जहां है उस लेटर का वैल्यू वहां पे भर देना है, गुणा करके फाइनल आंसर। अगला जो हम लोग का है AC, वो भी निकाल लेते हैं। AC क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हम लोग का क्या है AC रेशियो BD। अब वैल्यू रख लीजिए ना, A का वैल्यू क्या है 2 इंटू C का वैल्यू क्या है 4 रेशियो B का वैल्यू क्या है 3 इंटू D का वैल्यू क्या है 5। बात एकदम क्लियर है। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 2 जा 8 रेशियो 5 3 जा 15, AC का A रेशियो C हम लोग को मिल गया, A रेशियो C, ये हम लोग का हो गया फाइनल आंसर। तो ये होगा हम लोग का A रेशियो B रेशियो C का, और ये हो गया हम लोग का A रेशियो C का। तो इस तरीके से जब भी हम लोग को 2 अनुपात दिया होगा और 2 क्वेश्चन अगर इस तरीके से पूछेगा तो हम लोग इस रूल से निकाल लेंगे। क्लियर है यहाँ तक। एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं देता हूँ यहाँ पे, आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। यदि A अनुपात B बराबर 3/5 और B अनुपात C बराबर 7/11 हो तो एक ज्ञात करना है A रेशियो B रेशियो C और एक ज्ञात करना है A रेशियो C। ये दोनों आप लोग को फाइंड आउट करना है। क्लियर है, क्लियर है आप लोग का प्रैक्टिस क्वेश्चन। यहां तक फाइनली हम लोग का अनुपात और समानुपात आज हम लोग का फाइनल हो गया। अनुपात हम लोग का ऑलरेडी 2 लेक्चर में कवर हो चुका है, आज हम लोग का समानुपात पूरा डिटेल कवर हो चुका। तो इस तरीके से आप लोग का ये लगभग 6 या 7 चैप्टर 7 टॉपिक आप लोग का लगभग आज निपट चुका है यहाँ तक। तो यहाँ तक आप लोग सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व करिए, जो भी टॉपिक है, जो भी यहाँ पे मैं डिस्कशन किया हूँ उसको समझिए, जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और जो जुगाड़ बताया हूँ चेक करवाने का वैसे आप लोग मेरे पास भेजिएगा। अगर कोई डाउट होगा तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक्स टू यू ऑल, खुश रहिए, मस्त रहिए।